नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई योगेश्वर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप लोगों से सूरी साम्राज्य के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई आपकी जो एक क्लासेस है सीक्वेंस में सीरीज वाइज आपको हर रोज शाम 7 बजे मिलने लग रही है। इन क्लासेस के अंदर आप लोगों ने एक से बढ़कर एक साम्राज्य के बारे में जाना, तो उसी तरीके से दोस्तों आपका एक सूरी साम्राज्य आ जाता है जिसके संस्थापक शेर शाह सूरी होते हैं। और शेर शाह सूरी का ये जो आपका साम्राज्य है भाई दोस्तों, ये विस्तार से जानेंगे। एग्जाम्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस प्रकार पूछे जाते हैं वो सारी चर्चा आज के इस साम्राज्य के अंदर करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि इस क्लास को शुरू करने से पहले आप अपनी इस क्लास का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक और कमेंट करके मुझे ये बताया करो कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, या आपने जो इससे पहले की क्लासेस देखी है उनसे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो वो भी दोस्तों आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करें। क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता, आपका एक लाइक सब्सक्राइब शेयर मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाकर लेकर आऊं। अब बात आती है गुरुजी यहाँ पर, ये प्रैक्टिस सेट जो बच्चा लेना चाहता है क्या करें, दिए गए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज में आपका नाम, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड आप बता देना। ये प्रैक्टिस सेट आपको आपके होम एड्रेस पर अवेलेबल हो जाएंगे। 7 डेज के अंदर अंदर ये प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। अब गुरुजी बात यहां पर ये आती है कि हमें सूर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से बताओ और उन शासकों के नाम बताओ जो शासक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास की। आज की इस क्लास की शुरुआत मां सरस्वती का नाम लेकर, मां सरस्वती आपको इस साल आने वाले हरियाणा के सभी एग्जाम्स में अच्छी परफॉर्म करवाए और आप अच्छे तरीके से सिलेक्शन ले पाए। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारे आज के इस टॉपिक का नाम क्या रहेगा, सूरी साम्राज्य। सभी बच्चे हेडिंग डाल लेंगे सूरी साम्राज्य। अब दोस्तों, सूरी साम्राज्य हमारा शुरू हो चुका है, तो इसके संस्थापक का क्या नाम है। सूरी साम्राज्य से अगर आप लोगों से कहे कि संस्थापक का नाम बताएं, तो संस्थापक आपका शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने क्या किया, इसको एक नए साम्राज्य को शुरू किया। दोस्तों, जन्म की बात की जाए कि इनका जन्म है जो कहां पर हुआ, तो शेर शाह सूरी का जन्म दोस्तों नारनौल में हुआ था। नारनौल में कहां पर हुआ, किस घर में हुआ, तो नारनौल के जागीरदार के घर हुआ था। नारनौल के एक जागीरदार के घर क्या हुआ, इनका जन्म हुआ, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपके सूरी साम्राज्य में जो शेर शाह सूरी है, इन्होंने युद्ध लड़ा था और जीता भी था। भाई युद्ध का नाम पूछा जाए तो सबसे पहला युद्ध दोस्तों इनका कौन सा रहेगा, चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध के बाद इन्होंने दोस्तों दूसरा युद्ध जो लड़ा था वो है आपका कन्नौज, जिसको आप कह सकते हो बिलग्राम का युद्ध। ये दोनों युद्ध इसने लड़े थे। इस युद्ध में भी इसकी जीत हुई थी और इस युद्ध में भी इसकी क्या हुई थी, जीत हुई थी। दोस्तों, सूरी साम्राज्य में शेर शाह सूरी से हरियाणा के अंदर यह पूछा जाता है कि आपके शेर शाह सूरी का जन्म हरियाणा में कहां पर हुआ, तो हरियाणा में नारनौल के अंदर हुआ था, एक जागीरदार के घर में हुआ था। दोस्तों, यहां पर शेर शाह की मृत्यु से एक क्वेश्चन बनता है। अगर आप लोगों से कहे कि शेर शाह की मृत्यु कालिंजर अभियान के दौरान हुई थी, भाई कैसे हुई थी पूछा जाए तो कालिंजर अभियान के दौरान इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। यानी कि आप लोगों से कहे भाई कालिंजर दौरान के दौरान इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो उक्का नामक एक शस्त्र होता है दोस्तों, उस शस्त्र के फटने से इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। एक शस्त्र होता है, शस्त्र का नाम पूछा जाए तो क्या है, उक्का नामक एक क्या होता है आपका, सशस्त्र होता है। ठीक है, उक्का नामक एक शस्त्र के फटने से इनकी क्या हो गई, फटने से मृत्यु हो गई।
लो एक बार यहां तक सभी बच्चे नोट कर ले, आप लोगों के लिए बेसिक पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब मैं बढ़ता हूं आपके कुछ अगले पॉइंट्स की तरफ। तो यहां तक सभी बच्चों ने देखो साथ के साथ नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से किसके बारे में? आदिल शाह के बारे में। तो आप एक नई हेडिंग डाल लीजिएगा कि आपके अगले शासक का क्या नाम है? आदिल शाह। तो आपका जो सेकंड नंबर पॉइंट है उसका नाम क्या रहेगा? आदिल शाह। आदिल शाह। आदिल शाह से आप लोगों से क्या पूछा जाता है कि आदिल शाह का प्रधानमंत्री बताओ। आदिल शाह का प्रधानमंत्री कौन था? तो आदिल शाह का प्रधानमंत्री दोस्तों हेमू होता था। हेमू को एक उपाधि दी गई थी। उपाधि पूछा जाए क्या दी थी? तो हेम चंद्र विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। विक्रमादित्य की इसको क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति अगर पूछ लिया जाए तो यहां पर आप, मैं इसको नीचे नोट करके लिख देता हूं। क्या नोट करना है नीचे? कि भाई विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति। तो अंतिम व्यक्ति कौन होता था दोस्तों? आपके हेमचंद्र होते थे। ये आपका क्वेश्चन आए तो इसका आंसर क्या होगा? आपका हेमचंद्र कौन होते थे? अंतिम व्यक्ति होते थे जिन्होंने क्या उपाधि प्राप्त की थी? विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी। क्लियर सभी का? अब दोस्तों यहां से विक्रमादित्य से आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस हेमू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों से कहे कि हेमू कहां का, मैं ऐसे नहीं अलग तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है? हेमू रेवाड़ी का निवासक था भाई। हेमू रेवाड़ी का निवासी था। हेमू रेवाड़ी का क्या होता था? निवासी होता था। हेमू के नाम पर भाई एक हवेली बनाई गई थी। हेमू की हवेली अगर पूछा जाए कहां पर है तो हेमू की हवेली कहां पर है पूछा जाए तो रेवाड़ी के अंदर है भाई। हेमू की हवेली कहां पर है? रेवाड़ी के अंदर है। रेवाड़ी में कुतुबपुरा नाम से एक गांव है। क्या नाम है? कुतुबपुरा नाम से एक जगह है, एक स्थान है। वहां पर दोस्तों क्या रहेगी? इसकी हवेली रहेगी। इस सभी पॉइंट्स को सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट कर लेना। और दोस्तों आप लोगों से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स में यह पूछा जाता है क्या कि हेमू की हवेली किस शैली से बनी हुई है। क्वेश्चन क्या है आप नीचे नोट करके लिख सकते हो इस बात को कि हेमू की हवेली पुर्तगाली शैली से बनी है। हेमू की हवेली किससे बनी है पूछा जाए तो पुर्तगाली शैली से बनी है। दोस्तों इस पूरे पॉइंट को मैं फिर दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। क्या कहता है कि आदिल शाह का प्रधानमंत्री कौन होता था? तो आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू विक्रमादित्य के बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। क्या कहते हैं कि हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि कब दी गई थी? तो अगर आप लोगों से कहे कि हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी और ये क्या होते थे? आपके अंतिम व्यक्ति होते थे जिसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। अब दूसरा दोस्तों क्या कहता है कि हेमू कहां का रहने वाला है? तो दोस्तों हेमू आपके रेवाड़ी का रहने वाला है। हेमू की हवेली कहां पर है? रेवाड़ी में है। रेवाड़ी में पूछ लिया जाए आप लोगों से क्या कि कौन सी जगह पर है तो जगह का नाम क्या है? कुतुबपुरा। और कुतुबपुरा में ये हवेली पुर्तगाली शैली से बनाई गई है। क्लियर सभी का? चलिए काफी अच्छी बात है।
देखिए धीरे धीरे करेंगे, आप लोगों को सभी पॉइंट, सभी डाउट्स क्लियर होने चाहिए जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आप लोगों से और आगे क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि हेमू की हवेली हमें पता है कि भाई हाँ ये किससे बनी है, आपकी पुर्तगाली शैली से बनी है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, आपका पानीपत का एक युद्ध हो जाता है। पानीपत का कौन सा युद्ध होता है, आपका दूसरा युद्ध होता है। पहला युद्ध हमने कल की क्लास में पढ़ा था, जिस बच्चे ने वो नहीं पढ़ा अभी तक, सीक्वेंस में सीरीज वाइज क्लास लगाते हुए आना, आपको दोस्तों पता चल जाएगा कि हमने ये टॉपिक वाइज जो क्लास शुरू कर रखी है उसमें आपका कितना बेनिफिट है कितना नहीं, क्योंकि जब भी कोई चीज सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा उसका। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हो जाता है, कब होता है, 1556 के अंदर। 1556 में दोस्तों क्या हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। आप लोगों से एग्जैक्ट डेट तो नहीं पूछता, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं भाई, 5 नवंबर 1556 को यह युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में कौन कौन शामिल थे, एक तरफ तो आपका एक व्यक्ति जिसका नाम क्या होता था, अकबर होता था। दूसरी तरफ कौन होते थे, दूसरी तरफ भाई बैरम खां, और बैरम खां के साथ में कौन होता था, आपका हेमू होता था। अब इस युद्ध में जीत किसकी हुई भाई, अकबर की हुई थी, और हार इनकी हो गई। क्लियर दोस्तों, हार किसकी हुई, आपके हेमू की हार हो जाती है। और हेमू की मृत्यु के बारे में भी पूछा जाता है, तो हेमू की मृत्यु कब हुई पूछा जाए तो वह 1556 के अंदर, 1556 में हेमू की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना कि 1556 में हेमू की क्या होती है, मृत्यु होती है। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को ये 5 नवंबर 1556 इसलिए बताया, क्यों बताया गुरुजी, क्योंकि भाई हेमू है जो आपका, हेमू क्या करता है, दिल्ली का शासक बन जाता है। कैसे दोस्तों, 15, मैं अभी ये लाइन लिखना मत, आप मैं पहले बता रहा हूं, पूरा पॉइंट क्लियर करूंगा उसके बाद लिखना, ठीक है। 1556 को हेमू दिल्ली का शासक बना। अब ये क्या है दोस्तों, 1556 में हेमू कहां का शासक बना था, दिल्ली का शासक बना। अब पेपर में आप लोगों को पता है कि जब ये दिल्ली का शासक बना तभी इसकी मृत्यु हुई थी। एग्जैक्ट डेट दोस्तों क्या है इसकी, 7 अक्टूबर 1556 को हेमू क्या बना, दिल्ली का शासक बना। और दोस्तों 5 नवंबर 1556 को हेमू की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये पॉइंट सभी बच्चे याद कर लेना भाई, ये सभी आप याद कर लेना। अब दोस्तों हेमू के जो 2 पॉइंट आपके सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं वो हम लिखेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध 1556 को मैं साफ कर देता हूं, आप लोगों ने इसको लिख भी लिया होगा। अब बात क्या आती है दोस्तों कि दिल्ली की गद्दी पर, अब ये पॉइंट आप याद कर लेना, अकॉर्डिंग टू HSSC आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना आप साइड में, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक। अब ये क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक का नाम बताओ। तो आप सभी को पता होना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम है हेमू, जिसको हम विक्रमादित्य या हेमचंद्र के नाम से भी जानते हैं। मैं यहां लिख देता हूं इसका आंसर भाई, ताकि पीछे से आपको विजिबल ना हो, तो कोई बात नहीं। हेमू, इसको हम क्या कहते हैं, विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, और दोस्तों हेमचंद्र के नाम से भी हम इसको जानते हैं, जो इसका पूरा नाम रहेगा हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से हम इसको जानते हैं। अब आपकी HSSC आपसे यह पूछ रही है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, तो आपने पता चल गया कि हेमू, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं।
लेकिन HSSC आपको थोड़ा सा उलझा दे, आप लोगों से पूछे क्या कि उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक बताओ। तो उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक अगर आप लोगों से पूछा जाए, तो उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक अगर पूछ लिया जाए तो आपके एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है हर्षवर्धन। वर्धन साम्राज्य के अंदर जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, वो उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक था। और आप लोगों से दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पूछा जाए तो हेमू आएगा भाई। क्लियर है सभी का? ये कहां का शासक होता था? थानेसर का, कन्नौज का, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर है भाई। क्लियर है? चलिए, काफी अच्छी बात है, यहां तक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भाई। ठीक है, अब हम जानेंगे कि मुगल जो साम्राज्य के शासक हैं दोस्तों, उनके बारे में। जो मुगल साम्राज्य है आपका, मुगल साम्राज्य के शासकों को क्या कहा जाता है? बादशाह। बादशाह, ठीक है। तो बादशाह क्यों कहा जाता है? तो आपको क्या याद रखना है कि मुगल साम्राज्य के शासकों को, अब यहां पर हमें क्या याद रखना है कि मुगल साम्राज्य के शासकों को क्या कहा जाता है? बादशाह कहा जाता था। तो भाई इनको क्या कहा जाता था? बादशाह। शक्तिशाली, अब हम जानेंगे कि मुगल साम्राज्य के शासकों को बादशाह कहा जाता था। आप लोगों को पता है, ये बादशाह याद रखना भाई, बादशाह याद रखना, क्योंकि हम जानेंगे किसके बारे में? जो शक्तिशाली कौन होते थे आपके? मुगल बादशाह होते थे। अब शक्तिशाली मुगल बादशाह, बादशाह की स्पेलिंग क्या है? BHA, बादशाह, JSA, बाज जे याद रखना। इसमें बादशाह आपकी स्पेलिंग मिस्टेक करनी पड़ेगी आपको। BHAJ, बादशाह, बादशाह। ये बादशाह याद रखना है आपको कि ये क्या, बादशाह क्या होते थे? सबसे शक्तिशाली शासक होते थे। बादशाह क्या होते थे? सबसे शक्तिशाली शासक होते थे। अब दोस्तों पूछा यह जाता है कि ये शक्तिशाली शासक जो बादशाह है, कौन कौन होते थे? तो ये कौन कौन? बी से आपका क्या बन गया? गुरुजी बाबर। एच से आपका क्या बन गया? गुरुजी हुमायूं। ए से आपका क्या बन गया? अकबर बन गया। जे से आपका क्या बन गया? जहांगीर बन गया। एस से आपका क्या बन गया? शाहजहां बन गया। और ए से आपका क्या बन गया? तो ए से आपका बन गया औरंगजेब। तो भाई हम पढ़ेंगे बादशाह के बारे में, हमने बादशाह के बारे में जानेंगे, बाबर के बारे में कल पढ़ लिया, हुमायूं के बारे में कल पढ़ लिया। अब तीसरे जो शासक हमारे, जिसका नाम क्या है? अकबर। तो अब हम जानेंगे अकबर के बारे में। तो आप नोट करो, कल की क्लास जिस बच्चे ने नहीं लगाई वो लगा लेना। अकबर के बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक चला भाई। 1556 से लेकर 1605 तक चला। और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। इसका क्या हुआ था? पानीपत का सेकंड युद्ध। पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ भाई, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल भाई कब हुई? 1556 में हुई थी। 1556 में क्या हुई? इनकी सेकंड युद्ध हुआ। सेकंड जो बैट हुई थी वो हुई थी बैटल, यानी कि युद्ध हुआ था। हेमू था और आपका अकबर था, ठीक है। इन दोनों में जीत किसकी हुई थी? अकबर की हुई थी। और हेमू की यहां पर हार हो जाती है भाई। बैरम खां भी इसके अंदर शामिल था, किसकी साइड था? आपके हेमू की साइड में था,
ठीक है, इस पॉइंट को एक बार सभी बच्चे नोट कर लें, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम जानेंगे इस अकबर के बारे में। अकबर ने क्या क्या गुल खिलाए, क्या क्या कार्य किए थे, उस सारे यहां पर आप पढ़े जाएंगे। एक बार सभी बच्चे इस पूरे पॉइंट को नोट डाउन कर लो। कर लिया साथ में? जिस बच्चे ने नहीं किया, वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बार जो आपकी हेडिंग है सीक्वेंस में, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अकबर ने दोस्तों क्या किया भाई, गद्दी पर बैठने के बाद इसार का नाम पहले क्या होता था, इसार ए फिरोजा होता था। इसार का नाम क्या होता था, इसार ए फिरोजा। तो इसार ए फिरोजा। अब भाई ये इसार ए फिरोजा, ये किसने नाम रखा था, ये रखा था फिरोज शाह ने। फिरोज शाह तुगलक ने रखा था। अब जब बादशाह आपके कौन है आज के समय में, अकबर हैं। अकबर क्या करते हैं, गद्दी पर बैठने के बाद ये सोचता है कि भाई ये ए फिरोजा किसने लगा रखा है, आपके फिरोज शाह तुगलक ने लगा रखा है। तुगलक का मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये क्या करता है, ए फिरोजा को हटा देता है। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि हिसार के आगे से ए फिरोजा किसने हटाया। तो किसने हटाया पूछा जाए तो आपके शासक का नाम है इसार के आगे से इसार ए फिरोजा। किसने हटा देता हूं मैं, क्योंकि भाई इसका आंसर ये क्या रहेगा भाई, आपका अकबर रहेगा। फिरोजा हटाया, इसार ए फिरोजा किसने हटाया पूछ लिया जाए तो आपके अकबर ने हटाया। क्लियर सभी का? आपसे पूछा जाता है कि अकबर दरवाजा हरियाणा में कहां पर है। तो अकबर दरवाजा हरियाणा में कहां पर रहेगा, अकबरपुरा के अंदर रहेगा भाई। अकबरपुरा बारोटा, ये एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। आपसे HSSC क्या पूछ सकती है कि अकबर दरवाजा हरियाणा में कहां पर है, तो अकबरपुरा बरोटा के अंदर है। और ये कहां पर है दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर है। हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर है भाई, ठीक है। मुगल काल का बादशाही पुल बनवाया गया। तो आपसे कहे क्या कि मुगल काल का बादशाही पुल कहां पर है, तो हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है। कई बच्चे पूछ रहे होंगे सूर्य साम्राज्य दोस्तों आपका ये मुगल काल रहेगा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए मुगल काल या मुगल साम्राज्य के बारे में आपका टॉपिक चल रहा है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। इस पॉइंट को सभी बच्चे नोट कर लें भाई। आपका मुगल काल का बादशाही दरवाजा कहां पर है, तो ये कहां पर है, आपका करनाल जिले के अंदर है, ठीक है। क्लियर सभी का? एक आखिरी पॉइंट और नोट करें भाई, तीसरा पॉइंट है क्या, लाल मस्जिद हरियाणा में कहां पर है। तो लाल मस्जिद हरियाणा में रेवाड़ी में है भाई। कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर है। और 1570 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, या 1570 में ये क्या की गई थी, बनाई गई थी। इसको नोट कर लो सभी बच्चे, ठीक है। लाल मस्जिद, गुरुजी हमने तो 2 जगह पढ़ रखी है। तो दोस्तों लाल मस्जिद एक तो आपकी रेवाड़ी में है, पहली लाल मस्जिद रेवाड़ी में है, दूसरी लाल मस्जिद अगर पूछा जाए तो हरियाणा में कहां पर है, रोहतक के अंदर। तो ये दोनों पॉइंट याद करो। अब गुरुजी एक क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर पेपर में पूछ लिया लाल मस्जिद हरियाणा में कहां पर है, तो हम तो कंफ्यूज हो गए, रेवाड़ी लिखे या फिर आपका रोहतक लिखे। अब बताओ जी हम क्या करें। तो करना कुछ नहीं है, आप लोगों से अगर पूछे मुगल काल की लाल मस्जिद हरियाणा में कहां पर है, तो मुगल काल की लाल मस्जिद रेवाड़ी के अंदर है। मुगल काल ने इसका क्या, या मुगल साम्राज्य ने इसका क्या करवाया, रेवाड़ी में निर्माण करवाया।
और अगर आप लोगों से कहे हाजी आशिक अली, हाजी आशिक अली की लाल मस्जिद कहां पर है, तो हाजी आशिक की जो मस्जिद है वो दोस्तों रोहतक के अंदर है। इस पॉइंट को आप नोट कर लें। आप लोगों का क्या है, अकबर से भाई सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। सभी बच्चे ध्यान से नोट कर लेना, मन में बिठा लेना कि मुगल साम्राज्य की मस्जिद पूछे तो रेवाड़ी में है, और हाजी आशिक अली की मस्जिद पूछे तो रोहतक के अंदर है। यानी कि हाजी आशिक अली ने निर्माण करवाया था रोहतक के अंदर इस मस्जिद का। क्लियर सभी का? चलिए मैं इसको रफ कर लेता हूं। अब हम जानेंगे किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। तो अगला जो आपका शासक है वो है जहांगीर। अगले शासक का नाम सभी बच्चे नोट कर लो, क्या रहेगा? जहांगीर रहेगा। ठीक है, जहांगीर। जहांगीर का शासन शुरू हो जाता है 1605 में, और 1605 से लेकर 1627 तक का ये क्या करता है, शासन करता है। भाई इस व्यक्ति ने एक बढ़िया काम किया। क्या करा? हरियाणा में सर्वाधिक पेड़ पौधे लगाए। इस व्यक्ति ने हरियाणा में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाए थे। अब बात करते हैं इसी व्यक्ति ने क्या किया था, या फिर इसके समय में, इस व्यक्ति के शासन काल के समय में 1614 से लेकर 1616 तक क्या हो गया था, हरियाणा में एक बीमारी फैल गई। हरियाणा में क्या फैल गया? प्लेग फैल गया। हरियाणा में 1614 से 1616 तक हरियाणा में क्या फैल जाता है? प्लेग फैल जाता है। और आप लोगों से ये क्वेश्चन भाई पेपर में पूछा जा चुका है कि किस मुगल सम्राट या किस मुगल शासक के काल में हरियाणा में प्लेग फैला, तो प्लेग फैला था आपका जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है भाई, आपके जहांगीर से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि जहांगीर के आपके कोषाधिकारी के बारे में पूछा जाता है कि जहांगीर के कोषाधिकारी कौन थे। तो जहांगीर के कोष अधिकारी भाई शेख फरीद होते थे। कौन होते थे? शेख फरीद होते थे। और शेख फरीद ने ही दोस्तों क्या किया था? फरीदाबाद को बसाया था। फरीदाबाद को बसाया था। शेख फरीद ने ही क्या किया था? फरीदाबाद को बसाया था। दोस्तों इस पॉइंट को एक बार सभी बच्चे नोट कर ले। जहांगीर के कोषाधिकारी होते थे जिसका नाम था शेख फरीद, और शेख फरीद ने क्या किया था? फरीदाबाद को बसाया था। अब दोस्तों फरीदाबाद को बसा दिया, अच्छी बात है। मैं एक बार इसको रफ करके ऊपर लिखना चाहूंगा भाई। जहांगीर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है क्या कि भाई शेख फरीद ने किस शहर को बसाया? तो शेख फरीद ने हरियाणा के फरीदाबाद को बसाया। ठीक है भाई, अब ये फरीदाबाद है, जो फरीदाबाद से क्वेश्चन आता है। आपके एक व्यक्ति हैं जिसका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन होता था? आपका फरीदाबाद होता था। और आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा है, तो वो आपके हरियाणा की कैपिटल है जिसका नाम है चंडीगढ़। ठीक है भाई, इस पॉइंट को सभी बच्चे एक बार नोट कर ले, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर यहां तक सभी का? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। आपका जहांगीर से जितने हरियाणा के अंदर प्रश्न बनते हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों को उसके बारे में पता चल चुका है। अब दोस्तों हम बात करेंगे
किसके बारे में? आपके पांचवें शासक जिसका नाम क्या है? शाहजहां। शाहजहां के बारे में। अब ये शाहजहां ने प्रशासन की इकाई चलाई थी भाई। क्या चलाई? प्रशासन की इकाई चलाई। तो आप सीरीज वाइज क्वेश्चन लिखना इसके अंदर, जैसे कि भाई शाहजहां ने प्रशासन की इकाई बनाई। तो इकाई का नाम पूछ लिया जाए तो भाई क्या है? चकला। चकला क्या रहेगा? प्रशासन की इकाई का नाम है। क्वेश्चन आ जाता है कि चकला प्रशासन की जो इकाई की शुरुआत है किसने करी? कौन से शासक ने की? शासक का नाम शाहजहां रहेगा। शाहजहां ने चकला प्रशासन की इकाई को पूछ लिया जाए कहां पर बनाया था, तो इसने बनाया था इसको हिसार के अंदर। हिसार में चकला इकाई क्या की गई थी? चकला इकाई को प्रशासन की चकला इकाई को क्या कह सकते हैं? बनाया था या इसको शुरू किया था भाई। बनाया या इसको क्या किया? शुरू किया था। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि चकला इकाई शाहजहां ने कहां पर शुरू की या बनाई, तो हरियाणा के हिसार के अंदर इसने क्या किया था? इसको शुरू किया था। इसे चलाने का दोस्तों, इसने जो चकले का ओकिम होता है ना दोस्तों, वो ओकिम मतलब कि चकला इस इकाई का हेड, एक किस्म से मैं इसको ये कह सकता हूं कि इस इकाई का हेड, यानी कि जो इसको सुचारू रूप से चलाए, वो हेड किसको बनाया था? तो हेड बनाया था आपके कृपा राम गोंड को। कृपा राम गोंड को हेड बनाया था, उसे नियुक्त किया था। और ये कृपा राम गोंड हरियाणा में कहां का रहने वाला था? तो हिसार का रहने वाला था। हिसार के रहने वाले कृपा राम गोंड ने इस इकाई की शुरुआत की, यानी कि इस इकाई को चलाया था। इस इकाई को संपूर्ण तरीके से भाई क्या करा था? अच्छे तरीके से रन के अंदर, यानी कि रन किया था, उसको अच्छे तरीके से पब्लिक के बीच में लेकर आया था। ठीक है, अब यहां से भाई आपके 2 पॉइंट में रफ करना चाहूंगा, लेकिन एक बार रिवीजन करवा देता हूं। शाहजहां जब शासन में आए तो इसने क्या किया? प्रशासन की एक इकाई बना दी जिसको चकला के नाम से जाना जाता है। चकला कहां पर शुरू की? हिसार में शुरू करी थी इसने। और हिसार का एक व्यक्ति होता था जो कृपा राम गोंड है, और कृपा राम गोंड को ही इस इकाई का हेड बना दिया कि आज से इस इकाई की देखरेख तू कर। ठीक है भाई, अब ये बात कंप्लीट हमारी। अब दोस्तों, शाहजहां के एक धर्म गुरु होते थे। शाहजहां के एक धर्म गुरु होते थे, तो आप क्या लिखोगे? पहला पॉइंट हमारा क्या कि शाहजहां के धर्म गुरु का नाम था शेख चिल्ली भाई। शेख चिल्ली का मकबरा भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसके कौन थे भाई? शेख चिल्ली क्या होते थे? धर्म गुरु होते थे। आपसे पूछ ले कि शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहां पर है, तो शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहां पर है भाई? थानेसर के अंदर है। थानेसर हरियाणा कहां पर है भाई? आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। थानेसर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में इसका क्या रहेगा? मकबरा रहेगा। इस मकबरे से पेपर में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पूछती है कि क्या पूछती है कि हरियाणा का ताजमहल कौन सा है? तो हरियाणा का ताजमहल है शेख चिल्ली का मकबरा भाई। हरियाणा का ताजमहल कौन सा है पूछा जाए तो कौन सा है भाई? पूछा जाए तो शेख चिल्ली का मकबरा क्या रहेगा? हरियाणा का ताजमहल रहेगा। इस पॉइंट को सभी बच्चे याद करें। दूसरा पॉइंट, ये जो आपका हरियाणा का ताजमहल है, हरियाणा का मकबरा है शेख चिल्ली का, 1958 में इसको क्या कर दिया था? राष्ट्रीय 1958 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। 1958 में इसको राष्ट्रीय स्मारक क्या कर दिया दोस्तों? घोषित कर दिया। इस पॉइंट को सभी बच्चे एक बार नोट कर ले कि 1958 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित
कर दिया था। क्लियर सभी का? हाँ जी, इसको एक बार सभी बच्चे नोट कर लें, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब बात आती है गुरुजी, इसको हरियाणा का ताजमहल क्यों कहते हैं? यार ये तो एक मकबरा है और ताजमहल भी एक मकबरा है, ये भी एक इमारत है, वो भी एक इमारत है, फिर इसको ताजमहल के साथ कॉम्बिनेशन क्यों कर दिया? तो आपके एक व्यक्ति होते थे, आप नीचे नोट करके लिख लेना इस बात। व्यक्ति का नाम क्या है? डेविड रोस। डेविड रोस ने कहा शेख चिल्ली का मकबरा, डेविड रोस ने कहा, क्या कहा कि शेख चिल्ली का मकबरा ताजमहल के बाद दूसरी सबसे खूबसूरत या सुंदर इमारत है। तो आपके डेविड रोस ने क्या कहा कि शेख चिल्ली का मकबरा ताजमहल के बाद दूसरी सबसे खूबसूरत या सुंदर इमारत है, इसलिए हम इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं आप लोगों को, भाई आपके मुगल साम्राज्य में एक शाहजहां नाम से व्यक्ति होता है, शाहजहां आपका एक शासक होता है। शाहजहां शासक क्या कहता है कि भाई मेरे एक धर्म गुरु हैं जिसका नाम है शेख चिल्ली। शेख चिल्ली से हमारे हरियाणा में क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या है कि शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहां पर है? तो शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। भाई थानेसर के इस शेख चिल्ली मकबरे को हम क्या कहते हैं? हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। ताजमहल हम क्यों कहते हैं? कि व्यक्ति है भाई डेविड रोस। डेविड रोस कहता है कि भाई शेख चिल्ली का मकबरा दूसरी सबसे सुंदर इमारत है, ताजमहल के बाद दूसरी सबसे सुंदर इमारत है, इसलिए इसको हम ताजमहल का दर्जा देते हैं। हरियाणा का ताजमहल इसको हम कहते हैं। इस पॉइंट को सभी बच्चे नोट कर लें। क्लियर? चलिए मैं इसको अब कर देता हूं रफ। अब बात आती है गुरुजी, हमने अकबर बिरबल के बारे में सुना हुआ है, तो आपने गुरुजी बिरबल के बारे में क्यों नहीं बताया? तो भाई बिरबल के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन आता है बिरबल के बारे में, क्या पूछा जाता है कि बीरबल का छत्ता कहां पर है? तो बीरबल का छत्ता है नारनौल के अंदर। नारनौल गुरुजी कहां पर है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। महेंद्रगढ़ के अंदर इसका बीरबल के छत्ते का जो निर्माण है किसने करवाया? निर्माण करवाया था आपके शाहजहां। शाहजहां ने क्या करवाया? शाहजहां के शासन काल में क्या हुआ था? इसका निर्माण हुआ। हरियाणा में मुगल काल की सबसे सर्वश्रेष्ठ इमारत के नाम से इसको जानते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा में मुगल काल की आपकी क्या है? ये श्रेष्ठ इमारत है। ठीक है, मुगल काल की सबसे श्रेष्ठ इमारत कौन सी है कहा जाए तो मुगल काल की सबसे श्रेष्ठ या अति उत्तम बढ़िया इमारत है भाई आपकी कौन सी? बीरबल का छत्ता। इसका अन्य नाम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, अन्य नाम हमें बताओ, तो अन्य नाम क्या कह सकते हैं इसको हम? राय मुकुंद का छत्ता। राय मुकुंद का छत्ता भी इसको क्या है हम कह सकते हैं। बीरबल से आपका दूसरा पॉइंट हमारा यह बनता है कि बीरबल का रंग महल हरियाणा में कहां पर है? तो यमुना नगर के अंदर इसका रंग महल रहेगा। तो भाई ये आपके बीरबल के 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। बीरबल का छत्ता पूछा जाए तो नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है, बीरबल का रंग महल पूछा जाए तो यमुना नगर के अंदर स्थित है। बीरबल के छत्ते का अन्य नाम राय मुकुंद का क्या रहेगा? छत्ता
रहेगा। इसको सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट कर लें, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। क्लियर सभी का? चलिए भाई, अब हम पढ़ेंगे छठे शासक के बारे में। मुगल साम्राज्य के 6वें सबसे शक्तिशाली शासक का नाम क्या है? तो जिसका नाम क्या है? औरंगजेब। छठा हमारा यानी कि शासक है कौन? आपका औरंगजेब। औरंगजेब से दोस्तों क्या होता है? औरंगजेब 1661 में स्थापना करता है किसकी भाई? आपके पिंजौर गार्डन की। पिंजौर गार्डन की क्या करता है? ये स्थापना करता है। आपसे पूछे कि भाई किसकी याद में, तो भाई इसने एक व्यक्ति होता है कौन? फिदा-ए खान या फिर फिदाई खान के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसने क्या किया था? गार्डन के अंदर भाई स्थापना की थी। 1661 में पिंजौर गार्डन की स्थापना की थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब दोस्तों पिंजौर गार्डन के कुछ अन्य नाम हैं, जैसे कि इसको हम क्या कह सकते हैं? यादवेंद्र गार्डन, या फिर इसको हम कह सकते हैं, इसको और हम कह सकते हैं मुगल गार्डन भी कह सकते हैं, जो पेपर में पूछा जाता है। मुगल गार्डन भी इसको कहा जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोगों से क्या पूछा जाता है भाई? एक पटियाला के राजा कौन होते थे? यादवेंद्र होते थे। पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में बनवाया था। ठीक है। और तीसरा भाई इसमें अगर बात करें, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जुलाई में इसमें आम का मेला भी लगता है। आम का जुलाई में, हर साल जुलाई में आम का मेला लगता है। आम के मेले की शुरुआत पूछी जाती है भाई, शुरुआत कब हुई? तो आम के मेले की दोस्तों जो शुरुआत हुई थी 1992 में, इसके अंदर आम के मेले की शुरुआत हुई। ठीक है। ये एक बार सभी बच्चे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आप लोगों को कि भाई औरंगजेब के शासनकाल में 1661 में पिंजौर गार्डन की स्थापना की गई थी। पिंजौर गार्डन पूछ लिया जाए गुरुजी कहां पर है, तो पिंजौर के अंदर स्थित है भाई। पिंजौर कहां पर है? आपका पंचकुला के अंदर है। यह गार्डन आपका बनाया गया था फिदा-ए खान के द्वारा या फिदाई-ए खान के द्वारा। आपके कौन से शासनकाल में या किसके शासनकाल में बनवाया? तो आपके औरंगजेब के शासनकाल में इस गार्डन का निर्माण हुआ। गार्डन की बात करें तो यादवेंद्र या फिर मुगल गार्डन के नाम से हम इसको जानते हैं। ये दोस्तों पटियाला के एक राजा होते थे जिसका नाम था यादवेंद्र। पटियाला के राजा की याद में यादवेंद्र गार्डन को बनाया गया था। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट है जुलाई। हर साल प्रति वर्ष जुलाई महीने में यहां पर एक मेला लगता है, आम का मेला। आम के मेले की शुरुआत कब से हुई है? 1992 से इस आम के मेले की शुरुआत हुई है। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लें। क्लियर? चलिए भाई अब मैं बढ़ता हूं अगले पॉइंट की तरफ। तो आगे भाई तिलपत का युद्ध हो जाता है। इसको ना जाट युद्ध के नाम से भी जानते हैं भाई। क्या हो जाता है आगे? तिलपत का युद्ध होता है। तो आप नोट करोगे 1669 में एक युद्ध हुआ जिसको हम क्या कहते हैं? तिलपत का युद्ध, या फिर इसको आप कह सकते हो जाट युद्ध। भाई इसमें कौन कौन थे इस युद्ध में? एक तरफ तो आपके कौन थे? गोकुल्ला जाट था, गोकुल्ला जाट थे। और दूसरी तरफ आपका कौन थे? औरंगजेब थे। इसको जाट युद्ध इसलिए कहा जाता है, इसमें सारे जाट शामिल थे, लेकिन जाटों की क्या हो जाती है? हार हो जाती है भाई, क्योंकि सारे एकजुट नहीं थे। और यहां पर भाई जीत हो जाती है आपके औरंगजेब की। क्वेश्चन आ जाए कि आपसे पूछ लिया जाए कि जाट युद्ध कब हुआ? तो जाट युद्ध हुआ था 1669 के अंदर, जिसमें औरंगजेब की क्या हुई थी? जीत हुई थी। क्लियर है? और दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जीत औरंगजेब की क्यों हुई, क्या कारण था? भाई इसने क्या करा? तोपों का इस्तेमाल कर लिया था, तोपों का प्रयोग किया था। इसने क्या किया? तो तोपों
का प्रयोग कर लिया। अब आपके HSSC जहां से छोटा सा भी पॉइंट मिले वहीं से क्वेश्चन उठा लेती है। क्या कि दूसरी बार, ये आप, मैं इसको क्वेश्चन नहीं, एक बार मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताना चाहूंगा। इस पूरे पॉइंट में भाई 1669 में तिलपत का युद्ध हुआ, जिसको जाट युद्ध भी कहते हैं। गोकुल्ला जाट और औरंगजेब थे इसके अंदर, और औरंगजेब की जीत हुई। औरंगजेब की जीत का कारण क्या था? तोपों का प्रयोग किया था। तो इस युद्ध में क्या है कि इस युद्ध में क्या हुआ था? दूसरी बार तोपों का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये आपका क्या था? एक क्वेश्चन है कि इस युद्ध में दूसरी बार तोपों का उपयोग किया, तब जाकर औरंगजेब जीता था। गुरुजी हम समझ गए कि हाँ भाई, इन्होंने क्या किया था? दूसरी बार तोपों का उपयोग किया, तब जाकर ये युद्ध जीता। अब क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि पहली बार तोपों का प्रयोग कब हुआ? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पहली बार तोपों का उपयोग कब हुआ, तो पहली बार हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था तोपों का उपयोग भाई। ठीक है, एक बार इसको सभी नोट कर लो और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और यहां से एक गोकुल्ला जाट से क्वेश्चन बनता है, विजिबल है आगे तो मैं यही लिख देता हूं, यहां पर विजिबल होगा सभी को। तो गोकुल्ला जाट से क्वेश्चन बनता है क्या कि जाटों का पहला राजनीतिक नेता कौन था? तो वो कौन होता था? गोकुल्ला जाट होता था। जाटों का पहला राजनीतिक जो नेता होता था वो आपका कौन होता था? गोकुल्ला जाट होता था। ये दोस्तों आप सभी बच्चे नोट कर लें एक बार। क्लियर है? इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लें, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। फिर चलिए, उम्मीद करूंगा सबने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे आप लोगों से क्या कि भाई 1543 में सतनामी पंथ की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। कब? 1543 में सतनामी पंथ की स्थापना की गई। स्थापना की अगर बात करें कि 1543 में पंथ कौन सा है? सतनामी पंथ। सतनामी पंथ के संस्थापक का क्या नाम है? तो सतनामी पंथ के संस्थापक का नाम है भाई के वीरभान। के वीरभान ने क्या की? इसकी स्थापना की। आपसे पूछे कौन से स्थान पर की, कौन सी जगह पर की? तो नारनौल में की थी। नारनौल कहां पर है? आपका महेंद्रगढ़ के अंदर है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सतनामी पंथ के अनुयायियों व औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ था भाई। क्या हुआ था? सतनामी पंथ के अनुयायियों व औरंगजेब के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। अब आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सतनामी पंथ के अनुयायियों का युद्ध किसके साथ हुआ? तो भाई आपके औरंगजेब के साथ ये युद्ध हुआ था। औरंगजेब आपका यहां पर क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप याद कर लो। ठीक है, जाट राजवंश की स्थापना कब हुई थी? अगर ये पूछ लिया जाए, जैसे कि क्या कहा मैंने, जाट राजवंश की स्थापना, जाट राजवंश की स्थापना किसके समय में हुई थी? औरंगजेब के समय में हुई थी। औरंगजेब में जाट राजवंश के आपसे क्या पूछ सकता है? संस्थापक पूछ सकता है। तो जाट राजवंश के संस्थापक का नाम क्या है? चूड़ामल। क्या नाम है उनका? चूड़ामल दोस्तों। चूड़ामल दोस्तों क्या रहेगा? उनका नाम रहेगा। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर ले। या फिर जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? यह भी पूछ लिया जाए कि जाटों का
प्लेटो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सूरजमल को कहा जाता है। कौन है? सूरजमल को जाटों का क्या कहा जाता है? प्लेटो कहा जाता है। ठीक है, एक बार सभी बच्चे यहां से इसको नोट कर ले, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। हाँ जी, एक बार सभी बच्चे इस पूरे पॉइंट को नोट कर ले, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। हाँ जी, उम्मीद करूंगा देखो आप सबने इतना नोट डाउन कर लिया होगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम दोस्तों आगे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब औरंगजेब के समय में एक वंश की स्थापना हुई थी, जिस वंश को हम क्या कहते हैं? अहीर वंश। अहीर वंश की स्थापना किसके समय में हुई पूछा जाए तो? औरंगजेब के समय में क्या हुई दोस्तों? इसकी स्थापना हुई। अहीर वंश के क्या पूछ लिए जाए कि संस्थापक का क्या नाम है? अहीर वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे आपके? नंदराम अहीर। नंदराम अहीर क्या थे? इसके संस्थापक। इन्होंने स्थापना भाई कौन से स्थान पर की? तो पूछा जाए तो धारू हेड़ा। धारू हेड़ा कहां पर है? रेवाड़ी के अंदर है भाई। रेवाड़ी की सॉरी माफी चाहूंगा, आपके नंदराम है जो दोस्तों, नंदराम ने क्या किया था? एक सेकंड, छोटी सी मिस्टेक हो गई भाई, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। आपके अहीर वंश की स्थापना की थी नंदराम अहीर ने, और नंदराम अहीर ने क्या किया था? एक कार्य और किया था। उस कार्य की अगर मैं बात करूं, इसने भाई धारू हेड़ा रेवाड़ी की स्थापना की थी। रेवाड़ी में एक स्थान है, स्थान का नाम पूछा जाए तो क्या है? धारू हेड़ा। धारू हेड़ा गांव की या स्थान की स्थापना की थी भाई इसने। और आपके नंदराम अहीर ने क्या किया था? रानी की डमोडी का निर्माण किया था भाई। क्या किया था? रानी की क्या किया था? रानी की ड्यूटी का क्या किया था? ड्यूटी का निर्माण किया था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लो। और दोस्तों अहीर काल का लंदन किसे कहा जाता था? अगर पूछ लिया जाए जो ये अहीर है, यानी कि अहीर काल के समय में, या फिर आपसे कहे कि अहीर काल का लंदन किसे कहा जाता था, तो अहीर काल का लंदन दोस्तों कौन होता था? हरियाणा का रेवाड़ी होता था। अहीर काल का लंदन हरियाणा का क्या होता था? रेवाड़ी होता था। एक बार सभी बच्चे यहां तक नोट कर ले भाई। क्लियर है सभी का? हाँ जी, यहां तक क्लियर है तो मैं इसको अब रफ कर लेता हूं, क्योंकि भाई अहीर काल के बारे में हमें सिर्फ यही बातें हैं जो हरियाणा के अंदर पता होनी चाहिए। हरियाणा में आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अब दोस्तों राजा सूरजमल के बारे में हम पढ़ने लग रहे थे, जैसे कि साथ ही साथ, तो राजा सूरजमल, राजा सूरजमल की अगर बात करें भाई, राजा सूरजमल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहां पर होडल पलवल है। राजा सूरजमल क्या है? राजा सूरजमल की शादी कहां पर हुई? तो होडल पलवल में हुई। तो राजा सूरजमल की शादी अगर पूछा जाए तो कहां पर हुई? ओडल पलवल के अंदर हुई। भाई किसकी बेटी के साथ हुई? तो काशी राम की, काशी राम की पुत्री के साथ हुई थी। राजा सूरजमल की शादी होडल पलवल में हुई, जिसकी काशी राम की पुत्री का नाम पूछा जाए तो भाई किशोरी से हुई थी। किशोरी से क्या हुई थी? इसकी शादी हुई थी। किशोरी से शादी इसकी कहां पर हुई? तो किशोरी से शादी हुई थी इसकी महम पलवल के अंदर शादी हुई थी। राजा सूरजमल की शादी कहां पर हुई? मतलब किस जगह पर हुई? तो होडल पलवल में हुई थी। होडल पलवल का एक व्यक्ति था जिसका नाम था काशी राम, और काशी राम की पुत्री का नाम था किशोरी, और किशोरी ने शादी कहां पर करी इसके साथ? आपके महम के अंदर करी थी। मतलब अब ये मत सोचना कि भाई होडल में कैसे यार, पलवल में मतलब कि महम में कैसे है। काशी राम कहां का रहने वाला है पूछा जाए तो ओडल पलवल का रहने वाला है।
ठीक है। ओडल पलवल के महम के अंदर इन्होंने क्या की थी, जैसे हम बोलते हैं कि भाई मैं कैथल से हूं और पैलेस मान लो मेरी कहीं और है, तो इसी तरीके से इन्होंने कुछ दूसरे स्थान पर शादी करी थी। ठीक है, ये एक बार सभी बच्चे नोट कर ले। अब बात आती है राजा सूरजमल से। राजा सूरजमल ने लोहगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। लोहगढ़ के किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, जो कि आपके आरजे राजस्थान के अंदर। अंग्रेजों ने क्या करा था, नोट करके लिख लेना भाई, 13 बार आक्रमण किए थे इस किले पर, लेकिन इस किले को तोड़ नहीं पाए थे या इस पर जीत नहीं पाए थे। अंग्रेजों ने 13 बार आक्रमण किए, लेकिन इस किले को जीत न पाए। ठीक है भाई, ये आपका क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर सभी का। अब दोस्तों हम आगे की जो क्लास है वो कल को कंटिन्यू करेंगे। कल हम जानेंगे कि औरंगजेब के बाद जो उनके शासक आए थे, क्रम अनुसार जानेंगे। जैसे कि भाई औरंगजेब था, औरंगजेब के बाद कौन आया, आपका बहादुर शाह आया। बहादुर शाह के बाद कौन आया, जहांगीर शाह आया। जहांगीर शाह के बाद भाई आपके फरूख शिखर आए। उसके बाद मोहम्मद शाह आए, अहमद शाह आए, आलमगिरी आए। उसके बाद दोस्तों सार आलम आए, अकबर द्वितीय आए और बहादुर शाह द्वितीय आए। इस तरीके से सीक्वेंस में हम अकबर के, औरंगजेब के बाद भाई कौन कौन से शासक आए थे उनके बारे में हम कल की क्लास के अंदर जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। बने रहें जीके भाई योगेश्वर के यूट्यूब चैनल के साथ। और जिस बच्चे को भाई आपकी क्या है, प्रैक्टिस सेट की किताब लेनी है, दिए गए इस नंबर पर आप ऑर्डर कर देना, ये किताब आपको मिल जाएगी। बार बार इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि एग्जाम के टाइम पे भाई डिलीवरी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे बहुत सारे बच्चे बुक्स लेकर आते हैं, पढ़ते हैं। अगर आप इसको आज से ही अभी से पढ़ना शुरू करोगे तभी दोस्तों आपके एग्जाम्स तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, मिलता हूं अब आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।